हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कानपुर यूनिवर्सिटी के 25 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। 25 तारीख को आपका पहला पेपर है। तो ये आज का जो टॉपिक है ये हमारा पेपर फोर्थ से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, पेपर फोर्थ से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। ठीक है, इस व्यक्तित्व से ही हमारे काफ़ी प्रश्न पिछली साल बने थे, तो हो सकता है कि इस वर्ष भी इससे प्रश्न बन जाएं। और आपको पता होगा कि बीएड में जिस टॉपिक से अगर एक प्रश्न बन गया तो उस टॉपिक से लगभग 4 से 5 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। अगर ये टॉपिक आपका आता है तो आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल से पक्के हो जाएंगे, आपको इसमें कोई भी शंका नहीं करनी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। पेपर फोर्थ में ये टॉपिक आपका आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ जितनी भी रहेंगी नोट्स की वो सभी पेड है। ठीक है, बाकी का जो भी यूट्यूब पर है वो सब आपके लिए फ्री है, आप कितना भी देखें, कोई चार्ज नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने इस टॉपिक पर और हमारा सबसे फर्स्ट यही है कि आखिर में ये व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ये आखिर में है क्या। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहा जाता है। पर्सनैलिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना से आया है। आपसे पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी जो शब्द है वो किस भाषा से आया है, तो आप बता सकते हैं कि वो लैटिन भाषा के पर्सोना वर्ड से आया है। अब पूछ सकते हैं कि इस पर्सोना का क्या मतलब है, तो पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या नकाब। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों गुण होते हैं। व्यक्तित्व को वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व गतिशील होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व को कौन अधिक प्रभावित करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्तित्व को कौन अधिक प्रभावित करता है, तो अधिक आपका वातावरण करता है। ठीक है, और अगर ये आ जाए कि व्यक्तित्व को कौन प्रभावित करता है और दोनों अगर आंसर है तो आप वंशानुक्रम और वातावरण दोनों लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व गतिशील होता है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को आपसे लगाव अगर हो जाए तो वो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद अगर आप उससे बातचीत ना करो तो अजीब सा लगने लगता है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं, क्योंकि डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में, तो उनको भी देख लीजिए। मीन्स कथन। ठीक है, जेफी गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है कि गुणों की बात कौन करता है, तो गुणों की बात गिलफोर्ड करता है। कौन करता है? गिलफोर्ड। हमारा अगला है, बैलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, ट्रिक है इसकी, हमें टाइम रहते जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों को पहचान लेना चाहिए। हमें जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों को समय रहते, टाइम रहते पहचान लेना चाहिए। तो टाइम से आप टाइम याद कर सकते हैं। अगला हमारा आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेह गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन करता है। कैसा अनूठा समायोजन कौन करता है? आलपोर्ट करता है अनूठा समायोजन। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ देख सकते हैं, 88,599। ठीक है, 37,417। आपको इस पर मैसेज करना होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको मैसेज के तुरंत बाद ही आपको एक क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा। आपको पेमेंट भी बता दिया जाएगा, कितना पेमेंट करना है आप पेमेंट कर देंगे, आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिजूल के आप मैसेज मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं, फिजूल के भी आते हैं, काम के भी आते हैं। तो जब आप फिजूल का करेंगे तो काम के मैसेज निकल जाते हैं। आपकी कोई क्योरी भी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आगे हम इसी को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो ये आपका इस सिद्धांत की जो प्रतिपादन है वो है हमारे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि जो हमारा जो व्यक्तित्व या जो मन होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ठीक है, इन सबको कहते हैं हम इदम, अहम और परा अहम, या फिर इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको 3 भागों में बांटा है, चेतन मन, अर्धचेतन मन। तो सबसे पहले चेतन मन को जान लेते। चेतन मन में क्या होता है कि इस मन में हमारी नैतिक मूल्य
छुपे हुए रहते हैं। नैतिक मूल्य का मतलब है कि इसमें हमारी जो नैतिक मूल्य, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवहार, त्याग एवं बलिदान छिपा होता है। व्यक्तित्व का 10% हिस्सा ही इस मन में दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग चेतन मन से काम करते हैं तो वो चेतन मन पे अचेतन मन ज़्यादा हावी हो जाता है। आप कभी देखिए, यदि आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन होता है कि नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन आपका एक मन कह रहा होगा कि पढ़ लो। तो जो पढ़ने वाला मन है वो कहता वो सिर्फ 10% होगा, और अगर 10% वाला अगर हावी हो जाए 90% वाली पर, तब आप पढ़ते हैं, अन्यथा आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। हमारा अगला है अर्धचेतन। अर्धचेतन मन का मतलब है कि अर्धचेतन एक पुल की तरीके से काम करता है। अर्धचेतन मन जो है वो एक पुल की तरीके से काम करता है, क्योंकि ये दोनों जो चेतन और अचेतन है, इन दोनों के बीच में समायोजन बनाए रखता है। ठीक है। अगला है हमारा अचेतन मन। अचेतन मन हमारे मस्तिष्क का, व्यक्तित्व का 90% हिस्सा इसके अंदर छुपा रहता है। इस मन में के अंतर्गत व्यक्ति की असामाजिक इच्छाएं, अनैतिक व्यवहार, पशुवत व्यवहार या फिर राजसीय प्रवृत्ति छिपी रहती है। आपसे पूछा जा सकता है कि अनैतिक व्यवहार किस व्यक्तित्व के किस मन में होता है, तो आपका अचेतन मन में होता है। ठीक है। इसी के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, सिगमंड फ्रायड ने बताया कि बालक के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काम प्रवृत्ति की भावना के बारे में किसने बताया, तो सिगमंड फ्रायड ने बताया। और आपसे पूछा जा सकता है कि काम प्रवृत्ति के लिए इसने एक लिबिडो शब्द का प्रयोग किया, सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है। और आपको ये नहीं पढ़ना है, यहाँ देख लीजिए आप। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में 2 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। एक होता है जिजीविषा और एक होता है मुमूर्षा। जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा, और मुमूर्षा का अर्थ है मृत्यु की इच्छा। ठीक है। अगला हमारा आया है कि सिगमंड फ्रायड ने बताया कि काम प्रवृत्ति के कारण बालक अपनी माँ से प्रेम करता है, जबकि बालिका अपने पिता को, क्योंकि इनके अंदर कुछ ग्रंथियों का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बालिका अपने पिता से प्रेम करती है तो इसमें कौन सी ग्रंथि एक्टिव रहती है, तो आपको यहाँ से याद करना है कि बालक जो होता है वो ऑडिपस ग्रंथि होती है, जिससे माँ से प्रेम होता है उसे, और बालिका जो होती है वो इलेक्ट्रा, पिता से प्रेम होता है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। अब इनको याद कैसे करें, तो बालक अपनी माँ को क्या दिलाएगा, बालक अपनी माँ को दिलाएगा ऑडी गाड़ी दिलाएगा। ठीक है। और बालिका जब पिताजी बीमार हो जाएंगे तब बालिका क्या पिलाएगी, इलेक्ट्रा पाउडर पिलाएगी। ठीक है। इसी तरीके से सिगमंड फ्रायड ने जिजीविषा के लिए इरोस शब्द तथा मुमूर्षा के लिए फेनाडोस शब्द का प्रयोग किया है। आपसे इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। अगला हमारा आ जाता है अब्राहम मास्लो का मांग का सिद्धांत। ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी तीसरी अवस्था कौन सी है, पांचवी अवस्था कौन सी है। यहाँ क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे और पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप इसको पहली है शारीरिक, क्योंकि जब हम शरीर की सुरक्षा करेंगे फिर उसके बाद हमें आएगा कि अब हमारी सुरक्षा हो जाए। पहले हम शरीर की मांग करेंगे, हमारा शरीर सही हो जाए, अब सोचेंगे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जब प्रोटेक्शन मिल जाएगा फिर हम सोचेंगे कि हमें एक समाज चाहिए। जब हमारा समाज अच्छा मिल जाएगा फिर हम ये सोचेंगे कि हमारा समाज में नाम हो जाए, सम्मान हो जाए। जब सम्मान हो जाए उसके बाद आपकी आत्मसिद्धि आती है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है भूख, प्यास, नींद ये सभी कैसी है, तो ये सभी आपकी शारीरिक मांगे हैं। अब बात कर लेते हैं हम गुणों से। तो सील गुण सिद्धांत जो है वो आल्पोर्ट एवं कैटल ने दिया है। ठीक है। तो आपको इसको तैयार करना है, क्योंकि पिछली वर्ष ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे आइए, तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य सील गुण और विशिष्ट सील गुण क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। ऐसे गुण जो सामान्य व्यवहार में देखने को मिल जाते हैं, जिनकी संख्या 1 से ज़्यादा होती है, जैसे प्रेम है, सहयोग है, प्रशंसा है, दया है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये आपके सामान्य। विशिष्ट सील गुण ये होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कोई एक विशिष्ट चीज, ऐसा गुण जो व्यक्ति विशेष में पाया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की पहचान होती है, विशिष्ट सील गुण कहलाता है। आल्पोर्ट ने सील गुण 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से 3 भाग हैं। अब आ जाइए आप, सबसे मेन है हमारा 16 PF सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 16 PF सिद्धांत आपका पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक है। PF की फुल फॉर्म है पर्सनैलिटी फैक्टर, किसने दिया है, तो ये कैटल ने दिया है। अब यहीं पे आपकी शरीर रचना के आधार पर पूछा जा सकता है। तो शरीर रचना के आधार पर सेल्डन ने कुछ बताया, कुछ क्रेसमर ने बताई है। सेल्डन ने बताई है गोलाकार, आयताकार, लंबकार, और क्रेसमर ने बताए हैं स्थूलकाय, सुडूलकाय, क्रस्काय। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेसमर के द्वारा शरीर रचना के सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं में आपको 1 ये देखने को मिल सकता है, 3 ये देखने को मिल सकती है, और आपको पहचानना होगा। ठीक है।
तो आपको यहाँ क्या सेल्डन गोलाकार, आयताकार, लंबकार, स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्रस्टकाय, ठीक है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और एस्थेनिक टाइप, ठीक है। चलिए अगला हमारा इस तरीके से आपके गोलाकार, आयताकार, इनसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, फिर भी आपको एक बार ये देख लेना चाहिए। अब आता हमारा सामाजिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। आखिर में ये किसने दिया? तो सामाजिक दृष्टिकोण का सिद्धांत जो है वो कार्ल युंग या कार्ल जुंग ने दिया। इन्होंने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा, एक बांटा अंतर्मुखी, एक बांटा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी वो होता है जो अपने मन की बात करे, ठीक है, अंदर ही अंदर से आप पता कर सके। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने आप में खोए रहते हैं, बहिर्मुखी वो होते हैं जो समाज से क्रिया करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों ने व्यक्तित्व का तीसरा भी प्रकार बता दिया, जिसे हम उभयमुखी कहते हैं। अंतर्मुखी जैसे कि एकांत प्रिय व्यक्ति होते हैं, संकोची होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं, लज्जाशील होते हैं, गणतज्ञ, वैज्ञानिक, कवि, लेखक आदि। आपने देखा होगा ये सभी लोग अपने में मगन रहते हैं। बहिर्मुखी क्या है? बहिर्मुखी नेता है आपका, जैसे अधिक वाचाल होना, निडर होना, समाजसेवी होना, कुशल होना, लोकप्रिय, साहसी नेता, वकील, व्यापारी, ये सभी। उभयमुखी ऐसे होते हैं, ऐसे लोग जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उभयमुखी कहलाते हैं। जैसे कि शिक्षक है, शिक्षक आपको कभी आपको अंतर्मुखी दिखेगा और कभी आपको बहिर्मुखी दिखेगा सिचुएशन के हिसाब से। ऐसी डॉक्टर होता है और ऐसी कोई अधिकारी होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है मूल दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व। तो मूल दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को स्प्रेंगर ने बांटा। स्प्रेंगर ने 6 भागों में बांटा। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि स्प्रेंगर ने मूल दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में बांटा है, ठीक है। अगला हमारा, इससे क्वेश्चंस आपकी पिछली वर्ष काफ़ी बने हुए थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हो सकता है कि इस वर्ष इससे ना बन के पीछे वाले अभी जो कराया आपको उससे बन जाए। देखिए व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां भी हैं कि व्यक्तित्व को कैसे मापा जाए। तो उसकी 3 विधियां हैं। पहली हमारी आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी है वस्तुनिष्ठ और तीसरी है प्रक्षेपण विधि। आत्मनिष्ठ विधि क्या है कि एक समय में एक व्यक्ति के लिए जैसे कि आपका साक्षात्कार है, जीवन इतिहास है, अंतरदर्शन है, और आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन इतिहास विधि किसने दी है? तो ये टायर्डमैन ने दी है। अंतरदर्शन विधि विलियम वुंट एवं टिचनर ने दी है, ठीक है। अगला हमारा वस्तुनिष्ठ विधि, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए ये यूज होती है। बहिर्दर्शन है, इसमें प्रश्नावली है, समाज नीति है। बहिर्दर्शन के आपके वाटसन है, प्रश्नावली के जनक वुडवर्थ है और समाज नीति के जे.एल. मुनरो है। आपको इसको कैसे याद करना है कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए? तो मोर की तरीके से रहना चाहिए। तो हमारा समाज नीति से जे.एल. मुनरो आपको लर्न हो जाएगा। अगला हमारा प्रक्षेपण विधि। तो आपसे यही पूछा गया था प्रक्षेपण विधि से। इसके द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। और कब किया? 1849 में सिगमंड फ्रायड ने यह बताया। सबसे पहला टेस्ट इसने बताया IBT इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसे हम स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। जनक इसके हैं वो है आपके हरमन रोशा। और इसमें जो कार्ड यूज किए जाते हैं, क्योंकि आपसे पिछली बार से कार्ड से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको कार्ड अच्छे से याद करना है। इसमें जो कार्ड है वो रहते हैं हमारे 10 कार्ड रहते हैं, ठीक है, जिसमें से काले और सफ़ेद आपके 5 रहते हैं, काले सफ़ेद एवं लाल 2 रहते हैं और बहुरंगी आपके 3 रहते हैं। ये आपका 1921 में आया। ये 13 से 19 वर्ष के बालकों के लिए यूजफुल था। अब से पिछली वर्ष पूछा गया था 3 से 10 वर्ष वाला, ठीक है, हम आगे बताएंगे वो कौन सा था। तो 13 से 19 वर्ष के लिए ये फेमस है, कौन सा? इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। हमारा अगला आ जाता है इसी में टेट। टेट को क्या कहते हैं? टेट को कहते हैं, आप देख सकते हैं, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रतिपादन है इसके मरे या फिर मुर्रे लिख के आ सकता। 1935 में किया, संशोधन 1938 में मरे और मॉर्गन ने एक साथ किया। इसमें जो कुल कार्ड है वो आपके 31 यूज होते हैं, जिसमें पुरुष 10 होते हैं, महिला 10 होती है, दोनों 10 होते हैं, तो सादा 1 होता है, ठीक है। ऐसी 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए ये आपका प्रसिद्ध था। और इसके बाद जो आया था यही आपके पेपर में पूछा गया था कि बालक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है? तो वहाँ ऑप्शन था लियोपोल्ड बेलक। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था कि कौन से परीक्षण में 10 कार्ड यूज होते हैं? तो आपको बताना था कैट में यूज होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए क्या उपयोगी है? तो वो है आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम कैट कहते हैं, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी हमारा आज का पेपर 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जिससे हर साल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आपको ये वाला सेशन अच्छे से देख लेना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग जितना देखते हैं इतना लाइक नहीं मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
व्हाट्सअप की लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।